हेलो दोस्तों, नमस्कार। संबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको देखेंगे कि उनका प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया है। ठीक है। और ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती हैं और एक जगह हमने यहाँ आपके लिए कलेक्शन कर दिया है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जनक कौन है और यह शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया है। तो ऐसे अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी आती हैं तो अवश्य ही आप यहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कि किस टर्मिनोलॉजी को किस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले जो शब्द है वो कौन सा है? सतत विकास, है ना। जो सतत विकास शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है वह किस में होता है? तो ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट आती है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट आती है। और जिसका जो मतलब जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट का जो नाम होता है वो क्या होता है? हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसकी डेट याद रखेंगे कि 1987 में सबसे पहले सतत विकास जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह वर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संपोषणी विकास है, सतत विकास है ना, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे ब्रेटलैंड रिपोर्ट में। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन कर रहा है? तो यहाँ अर्नेस्ट हेकल हैं। तो ध्यान रखेंगे जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, इकोलॉजी शब्द और पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए तंत्र की जहाँ बात करें तो इकोसिस्टम, तो सिस्टम से ट्रांसलेट, सिस्टम और ट्रांसलेट डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्या कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले इकोसिस्टम और ट्रांसले याद रखेंगे। ये 1935 में यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो इकोलॉजी जो वर्ड है उसको अर्नेस्ट हेकल महोदय प्रयोग कर रहे हैं और इकोसिस्टम जो वर्ड है उसे कौन प्रयोग कर रहा है? एजे ट्रांसले। ठीक है ना। इसका समय भी याद रख सकते हैं, डेट की 1935 में। ठीक है। फिर इसमें देखिए अगला जो वर्ड है वो है गहन पारिस्थितिक तंत्र, डीप इकोलॉजी। इसका वर्ड को जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। डीप इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो वो अर्नेस्ट नेस के द्वारा प्रयोग किया गया है। और अगला जो वर्ड है इसमें इकोसिस्टम जो निके होता है, पारिस्थितिक तंत्र निके, इसको सूक्ष्म आवास के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म आवास। ये एक सूक्ष्म आवास होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म आवास होते हैं। पारिस्थितिक निके अगर आपसे पूछता है क्या होता है, तो किसी भी जीव का जो सूक्ष्म आवास होता है जहाँ वह रहता है तो उससे क्या बोला जाता है? निके। इसका जो संकल्पना है वो ग्रेनल महोदय सबसे पहले देते हैं और इन्होंने ही बताया कि किसी भी जीव का क्या होता है कि एक छोटा निके होता है और उसी निके में वो क्या करता है कि आवास अपना बनाकर रहता है और अन्य जो पारिस्थितिक तंत्र के जीव होते हैं और घटक होते हैं उनसे क्रिया करता है। ठीक है। तो क्या हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम के निके, ये कौन प्रयोग कर रहे हैं वर्ड का? ग्रीनेल। फिर पारिस्थितिक विविधता, ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, इनको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि देखिए एक है पारिस्थितिक विविधता जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है वो, और एक होती है जैव विविधता। ठीक है, दो वर्ड हैं। तो पारिस्थितिक अगर विविधता आपसे पूछता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूछता है, तो हाँ आपको रेमंड एफ दसमान को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। किसको ध्यान रखना पड़ेगा? रेमंड एफ दसमन को। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जैव विविधता अगर शब्द पूछता है तो वाल्टर जीरोजन आप ट्रिक करेंगे, और अगर ध्यान रखना पड़ेगा पारिस्थितिक विविधता अगर पूछ रहा है तो रेमंड एफ दसमैन को आपको टिक करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ आपको। ओजोन परत के बारे में देख लीजिए, 3-4 फैक्ट हैं कि ओजोन परत, देखिए सिर्फ ओजोन लेयर क्यों किसने खोजा? तो स्कान वीस ने खोजा है। ठीक है, 1840 में खोजते हैं। ओजोन लेयर की अगर बात करता है, सिर्फ इसकी खोज कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? स्कैन वीन। और अगर ध्यान ये रखेंगे ओजोन परत क्षय का पता कौन कर रहा है? क्षय याद है ना। डिग्रेडेशन कौन बता रहा है? तो वो कौन बता रहे हैं? प्रोफेसर शेरवुड रॉलैंड। तो ध्यान रखेंगे अगर क्षय की बात करेगा, अगर कि वो नष्ट हो रही है, किसने बताया? तो वह बताया प्रोफेसर शेरवुड रॉलैंड। और ओजोन लेयर को किसने, मतलब ओजोन लेयर को खोजा किसने? स्कान वीज ने। ठीक है। अगला जो वर्ड है इसी में ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है, दो टर्मिनोलॉजी और हैं कि ओजोन परत की क्षय की बात अगर करेगा तो प्रोफेसर शेरवुड। अगर छिद्र किसने देखा सबसे पहले? ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं कि अगर
250 बोल सकते, 280 अगर डेसिबल जो सॉरी 280 अगर मान लीजिए कि जो ओजोन लेयर की डेप्थ होती है अगर उससे कम हो जाती है डेप्सन से, है ना, सॉरी ओजोन लेयर जैसी ही कम होती है कितने 280 से, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको ओजोन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन छिद्र 280 से अगर कम उसके अणु के जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ओजोन छिद्र। तो सबसे पहले किसने खोजा, तो देखिए ओजोन छिद्र की बात करेंगे तो फॉरमैन ने खोजा है 1986 में खोजे थे और अंटार्कटिका के ऊपर खोजे। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओजोन परत के छिद्र सबसे पहले कहाँ देखे गए, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, और सबसे बड़े अगर छिद्र की बात की जाए तो अभी भी अंटार्कटिका महाद्वीप के ही ऊपर देखे जाते हैं, और फॉरमैन ने इसको खोजा 1986 में। फिर 2005 में ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2005 में तिब्बत के ऊपर आभा मंडल किसने खींचा, जिसका स्पेशल नाम दिया जाता है ओजोन हेलो। ओजोन हेलो का संबंध किससे है, तो बता देंगे कि ओजोन परत से है, और ये तिब्बत के ऊपर 2005 में खोजी गई थी, और जिसके खोजने वाले कौन है, JW कैंट मूर। तो कैंट मूर डायरेक्ट आपसे नाम पूछेगा कि किसके द्वारा खोजा गया है, तो कैंट मूर के द्वारा। कब खोजा गया है, 2005 में। ठीक है, तो ओजोन हेलो आपको याद रखना है, ओजोन हेलो किसके द्वारा खोजा गया है, JW कैंट मूर के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ से। तो एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए ओजोन से जुड़े हुए जो टर्मोलॉजी हैं। तो ओजोन परत की अगर बात करें, स्कॉन बीम बताएंगे। ओजोन क्षय कब अगर सबसे पहले किसने बताया, तो शेरवुड रॉलैंड ने। और ओजोन परत में छिद्र की अगर बात करें तो उसमें फॉरमैन, और तिब्बत के ऊपर किसने खोजा, तो किसने खोजा, JW कैंट मूर महोदय ने। फिर देखते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, इस टर्मिनोलॉजी संकल्पना सॉरी इस जो ये जो संकल्पना आती है, ठीक है ना, इस संकल्पना के जनक कौन है, इस संकल्पना के जनक है एडवर्ड स्वेस महोदय, एडवर्ड स्वेस महोदय, ये ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, मासानोबु फुकुओका। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि प्राकृतिक जो कृषि है ना, जो प्राकृतिक कृषि इस समय चल रही है, तो उसके कौन है जनक, तो मासानोबु फुकुओका हैं। और ये लास्ट यहाँ मतलब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है, मतलब ऐसी कृषि जो पर्यावरण के हितैषी कृषि है ना, ऐसी कृषि की जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, है ना। तो UNEP के द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है, इसके जो इसको मेंस में फुल फॉर्म अभी पूछा गया था UNEP का, तो इसके जो मतलब जो ये उपाधि दी गई है क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की, ये किसको दी गई है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, जो भारत में जो कृषि के लिए ग्रीन जो रेवोल्यूशन आया था उसके भी जनक ये माने जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए हॉट स्पॉट, जैव विविधता संवेदनशील स्थल, ये हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है नॉर्मन मेयर्स के द्वारा खोजा गया था। इस संकल्पना को दिया गया था, ब्रिटिश ये विद्वान थे। अभी तक भारत में कितने हैं हॉट स्पॉट एरिया, वो 4 हैं, और वर्ल्ड में कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे। और संबल एकेडमी के आप देखेंगे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ इसके डले हुए हैं। ठीक है, अब अगले देख लीजिए, ग्रीन हाउस जो गैस है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसकी संकल्पना सबसे पहले कौन देते हैं, तो जोसेफ फोरियर। ठीक है, जोसेफ फोरियर के द्वारा क्या दिया जाता है, ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना है कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पर्यावरण पर होता है, उसके बारे में जोसेफ फोरियर के द्वारा बताया जाता है। तो हॉट स्पॉट को ध्यान रखें कि 1988 में, है ना, याद रखना इसको, नॉर्मन मेयर्स ब्रिटिश विद्वान थे, और जबकि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले कौन दे रहे हैं, जोसेफ फोरियर। फिर पारिस्थितिक संक्रमण सिद्धांत, पारिस्थितिक संक्रमण सिद्धांत कौन दे रहे हैं, वेनेट महोदय। पारिस्थितिक संक्रमण सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि दो पारिस्थितिक तंत्र, जब दो पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं कि मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, और ये क्या हो गया, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ एक प्रकार से क्या होता है, अधिक जैव विविधता वाला स्थल बन जाता है। ठीक है ना, और इसी अधिक जो जैव विविधता वाला स्थल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इकोटोन। ठीक है ना, इकोटोन बोलते हैं, संक्रमणिका बोलते हैं हिंदी में। तो इकोटोन में क्या होगा कि स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की क्या होगी, जैव विविधता पाएगी, और इसकी जो डाइवर्सिटी होती है, जो इसकी जैव विविधता होती है, वो क्या होगी, दोनों ही क्षेत्रों से क्या होती है, अधिक होगी। तो यह जो संक्रमण क्षेत्र है, इकोटोन का जो एरिया है, इसके बारे में क्या बोले, पारिस्थितिक संक्रमण सिद्धांत जो आता है वह सबसे पहले कौन देते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं वेनेट महोदय। ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कुछ जनक हैं जो
जो जीव पाए जाते हैं उनके संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जैसे एशियाई हाथियों का संरक्षक अगर पूछा जाए, है ना, तो या इनके संरक्षक या इनका जनक बोला जाता है जो एशियाई हाथियों का संरक्षक है, वो भारत में कौन है? वह है सुकुमार सेन, सॉरी रमन सुकुमार। इनका ध्यान रखेंगे आप, कौन है? रमन सुकुमार, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला जी, ठीक है। तो हाथियों के लिए कौन व्यक्ति यहाँ फेमस है? वो है रमन सुकुमार जी। और अगर टाइगर की बात की जाए, टाइगर के लिए कैलाश सांखला जी। और वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह। और वर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। वर्ड मैन तो आपको क्लियर होगा कि सलीम अली हैं, वाटर मैन भी पता होगा राजेंद्र सिंह है, बट टाइगर मैन को याद रखना है कैलाश सांखला। और एशियाई हाथियों के संरक्षक कौन है? रमन सुकुमार। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी और आपको क्लियर हुई होंगी, और इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आराम से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, और ठीक है, नमस्कार।